चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पूरे देश में व्यापारी संगठनों की हड़ताल आज है। आपको बता दें कि प्रदेश में भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और प्रदेश का बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से ठप रहेगा। करीब 5,000 करोड़ का कारोबार इससे प्रभावित होगा। तो आपको बता दें कि पूरे देश में व्यापारी संगठन जो है वो आज हड़ताल पर रहेंगे और इसका असर जो है वो प्रदेश पर भी पड़ेगा और इसमें बैंकिंग सेक्टर एक तरीके से कहें तो ठप रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल का आज आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश का बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से आज ठप रहेगा। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के हल्ला बोल की तैयारी है और आपको बता दें कि इसका असर जो है देश में तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में भी इसका असर आज देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर जो है खासा प्रभावित इससे होगा और इससे करीब 5,000 करोड़ का कारोबार जो है वो प्रभावित होगा। राजधानी जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जिसके वजह से 3 जिंदगियां झुलसने से उनकी मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बजाज नगर इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में आग लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। आग लगने से जयपुर के अजहर हुसैन, यूपी के निजाम और सौरभ उर्फ सादिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह मकान अनन्य अग्रवाल की है। निर्माणाधीन मकान में शॉर्ट सर्किट होने से 3 मजदूरों की मौके पर झुलसने से मौत हो गई और ये पूरा घटनाक्रम हुआ बजाज नगर थाना इलाके के अंदर, जो कि अनीता कॉलोनी A26 प्लॉट नंबर है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लॉट नंबर A28 के अंदर निर्माणाधीन मकान है। यहाँ पर काम चल रहा था, लिफ्ट के आसपास मजदूर काम कर रहे थे और एकाएक जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद में मजदूरों को यहाँ से बाहर निकलने का भी वक्त नहीं मिला और 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के तत्काल प्रभाव से यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, क्योंकि मजदूरों के फंसे होने की सूचना पुलिस को बार बार मिल रही थी। तो यहाँ पर सिविल डिफेंस को भी यहाँ पर भेजा गया। सिविल डिफेंस ने यहाँ पर जो मकान के बाहर कांच लग रहे हैं उन्हें कांचों को तोड़ने के बाद में अंदर प्रवेश किया और जिसके बाद में उन 3 डेड बॉडीज को बाहर निकाला, जो कि अभी मौजूदा समय के अंदर SMS मोर्चरी के अंदर रखवा दी गई है। अभी भी 4 लोग इस पूरे घटनाक्रम के अंदर गंभीर रूप से घायल है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद में मौके पर जो इस प्लॉट का ऑनर है वो यहाँ से फरार हो चुका है और इस पर किसी भी प्रकार की पुलिस के पास में अभी किसी प्रकार का अपडेट भी नहीं है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर दौसा में NH 21 पर देर रात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जीप में सवार होकर आए बदमाशों ने ट्रक चालक और होटल मालिक से मारपीट की और 50,000 लूटकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक बदमाश को हिरासत में लिया, साथ ही अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, तस्वीरें जोधपुर के नागौर गेट थाना क्षेत्र की हैं। यहां बेलगाम गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। यह गाड़ी नगर निगम की है, ऊपर से इस पर नंबर प्लेट तक नहीं लगा हुआ है। हद तो तब हो गई जब गाड़ी ड्राइवर ने एक बार रुककर मदद करना तो दूर, देखना भी जरूरी नहीं समझा। यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई और अब यह सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह बेलगाम गाड़ी जो नगर निगम की है और इस पर बड़ी बात यह कि नंबर प्लेट तक नहीं है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी इस तरीके से एक युवक जो कि बाइक से जा रहा था उसे टक्कर मारकर वहां से भाग निकली। निगम की जो कचरा संग्रहण करती है गाड़ी है, ये हमेशा ऐसे तेजी से निकलती है और इतनी तेजी से निकलती है। पहले भी दो चार बार इन्होंने लोगों को टक्कर मार दी है और आज भी इन्होंने इतनी तेज गाड़ी निकली है और एक आ रहा था मोटरसाइकिल वाला, उसको भी टक्कर मार दी है इसने और वो गिर गया था
और इस गाड़ी का कोई नंबर भी नहीं है, गाड़ी के आगे नंबर प्लेट भी नहीं है, और कभी भी भविष्य में इससे बहुत भारी दुर्घटना हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। जयपुर के नींदड़ में अन्नदाता आर पार के मूड में हैं। इसी को लेकर जेडीए के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला। डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किसानों ने नींदड़ में जमीन समाधि सत्याग्रह का आगाज किया। यहां रात भर किसान कड़ाके की सर्दी और हल्की बूंदाबांदी के बावजूद डटे रहे। देर रात हमारे संवाददाता मनोज शर्मा वहां पहुंचे और जमीन समाधि सत्याग्रह का जायजा लिया। हाल फिलहाल आज से सुबह से प्रारंभ हुआ यह सत्याग्रह प्रतीकात्मक रूप से 5 किसानों ने जो है अपने को ज़मीन के अंदर गाड़ा है और ये विरोध कर रहे हैं जेडीए का। इनका कहना है कि जेडीए जोर ज़बरदस्ती से इनकी ज़मीन को ले रहा है और उचित मुआवजा नहीं दे रहा है। अब उसी को लेकर ये किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो आर पार की लड़ाई करने के मूड में दिख रहे हैं और इसी के चलते कड़ाके की सर्दी है, हल्की बूंदाबांदी भी है, लेकिन ये किसान अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं और सत्याग्रह को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक जेडीए हमारी मांगे नहीं मानेगा अब हम नहीं उठेंगे। ऐसा ही आंदोलन ये साल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज जो आंदोलन हुआ है उसके बाद लग रहा है कि अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक भी पहुँचे हैं, इनके जो किसान भाई लोग हैं वो भी पहुँचे हैं, महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ मौजूद है। सर्दी काफ़ी तेज़ है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये लोग मौजूद है। आइए इन्हीं में से बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत से और उनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे हैं और आज से जो आपने ये शुरू किया है सत्याग्रह, इसका कब तक जारी रखने का विचार है? देखिए, जो मांग है वो तो पिछले 10 साल से हमारी एक ही मांग है। ये जो नींदड़ की ज़मीन अवाप्ति है वो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि ये जो ज़मीन अवाप्ति है, देश में नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो चुका है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया है और ये जो ज़मीन अवाप्ति है वो पुराने कानून के तहत की जा रही है, जो कि एक काला कानून है, किसानों का शोषण करने वाला कानून है, किसानों के अधिकारों की रक्षा नहीं करने वाला कानून है। और वही कारण रहा कि उस कानून में खामियां थी, तभी इस देश के अंदर नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि अगर आपको ज़मीन अवाप्ति करनी है तो आप नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसके तहत आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन उस पुराने भूमि अधिग्रहण कानून जो कि एक काला कानून है, किसानों के शोषण का कानून है, उसके द्वारा हम 1 ही इंच ज़मीन भी सरकार को नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अन्नदाता जो है वो अब साफ साफ कह रहा है कि सरकार जब तक हमारी सुनवाई नहीं करेगी, जब तक हमारी जो मुख्य मांग है उस पर अमल नहीं करेगी, तब तक अब यह जो सत्याग्रह है, ज़मीन समाधि सत्याग्रह है, ये समाप्त नहीं होगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि अगर ये नहीं होता है तो आने वाले दिनों में अधिक से अधिक संख्या में और भी किसान लोग जो है वो यहाँ पर समाधि ले सकते हैं। सहयोगी मान सिंह के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। अजमेर हादसे को लेकर सरकार गंभीर है। आपको बता दें कि सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। मृतक महिला के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। मामले में 2 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। दरअसल कल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का छत गिरा था और सरकार ने 10 दिन में इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। तो सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और परिजनों को मुआवजा मिलेगा। जो मृतक महिला है उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अजमेर हादसे को लेकर सरकार काफी गंभीर। आज से शुरू होगा पंचायत चुनावों का रण। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए आज से नामांकन भरे जाएंगे। आज से पंचायत चुनाव का रण जो है वो शुरू हो जाएगा और आज नामांकन भरे जाएंगे। निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तरीके से कमर कस ली है। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए जो 4 चरण में चुनाव होने हैं उसको लेकर पहले चरण के तहत आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है, आज नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना पर्चा आज दाखिल करेंगे। निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और पूरी तरीके से कमर कस ली है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं मौसम के मिजाज की। मरुधरा के मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। मावठ से एक बार फिर ठंड बढ़ी है और आपको बता दें कि कई जिलों में देर रात बूंदाबांदी हुई और मावठ से एक बार फिर सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धुंध की वजह से रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है और सबसे बड़ी बात कि इस तरीके के ठंड में अलाव ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। चाय की चुस्की भी कुछ लोग लेते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और धुंध का किस तरीके से असर है वो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। तो सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त। सौरभ, देर रात बारिश के बाद क्या कुछ असर है? किस तरीके से ठंड एक बार फिर बढ़ गई है? जी बिल्कुल, रात करीब 12 बजे के आसपास राजधानी जयपुर में कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली और बारिश का ही असर है कि आज मौसम जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त तक राजधानी में कुछ उजाला हो जाता है, लेकिन इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से आसमान में बादल जो है वो छाए हुए हैं और कई इलाकों में इस वक्त धुंध जो है वो देखी जा सकती है। बारिश का असर ये भी हुआ है कि ठंडक जो है वो कुछ बढ़ चुकी है, चूंकि जिस प्रकार से तापमान पिछले कुछ दिनों से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से बारिश हुई है उसके बाद फिर से ठिठुरन जो है वो बढ़ चुकी है और लोगों की मुश्किलें जो है वो फिर बढ़ने के आसार है। चूंकि जैसे ही मौसम ये साफ होगा, पश्चिम विक्षोभ जो है वो उसका असर समाप्त होगा, उसके बाद फिर से तापमान में गिरावट हो सकती है और करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो गिर सकता है और इसके कारण से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। लेकिन जो लोग लगातार ड्यूटी देते हैं उनके साथ किस प्रकार की मुश्किलें, ट्रैफिक पुलिस कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। बारिश तो रात को हुई है और सर्दी का लगातार असर जारी है, किस प्रकार की मुश्किलें आप लोगों की बढ़ गई है? आज रात को हल्का बूंदाबांदी हुई है और गत वर्षों से ठंड भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुश्किलें तो होती है लेकिन राजकार्य है तो वो तो निभाना ही पड़ेगा हमारे को। तो किस प्रकार से बचाव करते हैं आप लोग? बचाव मफलर बांध रखा है, टोपा ओढ़ रखा है, जैकेट पहन रखी है सरकारी, उससे बचाव कर रखा है अपना। फिर भी हालात तो खराब हो ही जाते हैं क्योंकि खराब होते हैं, रात को ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन राजकार्य का निर्वाह तो करना ही है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें हैं, ऐसे में ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी इनकी मुश्किलें और ज़्यादा हैं क्योंकि इन्हें लगातार ड्यूटी पर तैनात जो है वो होना पड़ता है और जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि आज प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इस वक्त मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे का पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें सवाई माधोपुर में भी हल्की बारिश जो है वो अगले कुछ घंटों में हो सकती है। तो इस लिहाज से सर्दी जिस प्रकार से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब बारिश ने फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं और आज के दिन भर में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है। राजधानी जयपुर में भी हल्की बूंदाबांदी देर रात हुई, जिसके बाद जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलाव जो है वो एकमात्र सहारा बन गया है। निर्भया के गुनहगारों के लिए मौत की तारीख तय हो गई है। 14 दिन बाद चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद मौत का फरमान सुना दिया। निर्भया के दोषियों की मौत की तारीख तय। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे होगी फांसी। 7 साल 37 दिन बाद निर्भया को इंसाफ। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। 7 साल 37 दिन बाद दिल्ली की निर्भया को इंसाफ मिल गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लंबी बहस के बाद मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी के फंदे पर लटकाने का ऐलान कर दिया। जो
पक्षकारों के वकील थे उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि इनके पास अभी टाइम है, टाइम सारे रेमेडीज लैब्स कर चुके थे। ये आर्गुमेंट हमने कोर्ट में किया और कोर्ट ने हमारी बात को कंसीडर किया। लास्ट 1 ईयर से इस कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और उस हियरिंग पे जो भी चल रही थी उनको सफिशिएंट नोटिस दिए गए और नोटिस के बावजूद भी वो डिले टैक्टिक यूज कर रहे थे, तो कोर्ट ने आज उस डिले टैक्टिक को रोका है और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया है। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए निर्भया के माता पिता ने कहा कि इस फैसले से देश के ऐसे दरिंदों को सख्त संदेश जाएगा। इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको इंसाफ मिलेगा। वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जज साहब ने जो फैसला दिया, हालांकि वहाँ तभी टाल मटोल करने की कोशिश करी गई, लेकिन जज साहब भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जो फैसला सुना दिया था उसी पड़े रहे। उनके फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि चारों दोषियों के वकील एपी सिंह ने फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की बात कही है। सिक्योरिटी पिटीशन और डेथ सेंटेंस को स्टे करने की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देकर आगे का प्रोसीजर करेगा और उसको डिसाइड होने के बाद मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के फाइल कर। कोर्ट ने आदेश किया है जेल अथॉरिटी को कि जेल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा मुझे, उसके बाद डॉक्यूमेंट मिलते ही हम सिक्योरिटी पिटीशन और स्टे एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। बता दें कि निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। बहरहाल अब चारों दोषी फांसी के फंदे से महज कुछ ही दिन दूर हैं, क्योंकि प्रावधान के मुताबिक फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए जेल प्रशासन को तैयारी करने के लिए कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश में हो रहे बच्चों की मौत पर सरकार से लेकर कोर्ट तक गंभीर है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है हाईकोर्ट की, जिसने संज्ञान लिया है इस मसले पर, और दूसरी जो तस्वीर है उसमें हॉस्पिटल में इलाजरत बच्चे हैं। और लेकिन सवाल ये कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हो रही है, वजह क्या है, ये तलाशने की कोशिश। और साथ ही साथ तीसरी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कल बेहद अहम बैठक ली है और मंथन किया है कि आखिर कैसे इस पर काबू पाया जा सके, कहां कमियां हैं, उसे किस तरीके से दूर किया जाए। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने इस मसले पर संज्ञान लिया है। बच्चों की मौत आखिर हो क्यों रही है, वजहें क्या हैं, इसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर के बैठक कल की गई। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने यह बैठक की। तमाम अधिकारियों के साथ आज हमने करीब 3 घंटे, पौने 3 घंटे तक राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे चाक-चौबंद रखा जाए, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, कुछ उनसे फीडबैक लिया, कुछ हमने डिसीजंस लिए। वैसे तो ये मीटिंगें नियमित रूप से होती रहती है, लेकिन क्योंकि मौसमी बीमारियां भी हमारे लिए एक चुनौती की बात है और अब इस सर्दी के मौसम में जैसा पिछली साल स्वाइन फ्लू का कहर रहा, तो हम एडवांस मैनेजमेंट कैसे हमारा मजबूत हो ताकि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए, उसके बारे में भी आज विस्तार से चर्चा की। किस तरह से हम हमारी जांच की सुविधाएं और जांच की सुविधा के जो केंद्र हैं उनको हम कैसे बढ़ाएं। राजस्थान के अंदर जितनी लेबोरेटरीज हैं उन लेबोरेटरीज को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। बहुत ही सार्थक चर्चा रही है पूरी आज, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।